नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम लोग 2012 प्रैक्टिस सेट को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब सभी नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि अब परीक्षाएं होने लगी हैं और जितने भी अब तक पेंडिंग चल रहे हैं सब एग्ज़ाम सब फटाफट होंगे। इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उसको प्रैक्टिस करिए। और हम आपके लिए सभी प्रैक्टिस सेट अब लेके आए हैं। उन प्रैक्टिस सेट को आसानी से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। भैया कैसे उपाय हैं ज़रा देखिए। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्रों के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया कौन सा हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि छात्र छात्रों के लिए समान प्रावधान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है। उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। भैया कैसा स्वरूप होगा? औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक, या कह नहीं सकते। तो भैया कैसा होगा बताइए। तो इसका जब एक सृजनशील छात्र है तो कैसा होगा? औसत से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए विद्यालय में कौन सी क्रिया का एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौनों को दो भाग में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुँह ज़बानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा किताबों का अध्ययन कर लेना। बात चल रही है पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए। तो बताइए भैया कौन सा हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? किसने माना भैया बताइए। लॉरेंस कोलर माना है, लेवोस्की ने माना है, जीन पियाजे ने माना है, या स्किनर ने माना है? किसने माना भैया बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, अंतःक्रिया की बात चल रही है उनके विकास के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? भैया कैसा कदम उठाएंगे बताइए। बालकों में स्कूल की परंपराओं को से परिचित कराएंगे, बालकों को सामाजिक आदत स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज के प्रचलित मान्यताओं की जानकारी देंगे, या ये सभी देंगे? तो बिल्कुल सही बात है भैया, हम तीनों चीज़ जानकारी देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। इसके लिए इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी की विकास तेज़ी से हो रही है, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो भैया क्या होता जा रहा है बताइए। रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 6 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ अवस्था से? किस में स्टार्ट हो जाती है? तो बिल्कुल ठीक बात है, जो विकास की बात होती है वो कहाँ से? माँ के गर्भ से ही वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? शैशवकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, या वृद्ध प्रौढ़ावस्था? कौन सी होती है भैया बताइए। तो बिल्कुल ठीक बात है, जटिल अवस्था जो होती है हमारी किशोरावस्था होती है। एक विद्यार्थियों के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य
नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं वाली बात जहाँ पे आती है उसको ध्यान से पढ़िए। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वे उनके साथ ना रहें, विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, उनको परामर्शदाता के पास भेजना, उनके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो बताइए भैया कौन सा नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वे उसके साथ ना रहें। ठीक है, तो ऐसा कोई सीक्वेंस हमारा नहीं बनता इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न गुण विकसित हो जाते हैं। कौन से गुण? वैज्ञानिक अन्वेषण का, प्रतिशोध का, क्रोध का या समस्या का? तो बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक अन्वेषक का। निम्न में से कौन सा बच्चों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए फिर बात आ गई, नहीं है। तो सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता, संगठनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और संगीत की आवश्यकता। तो बताइए भैया, बिल्कुल सही बात है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। किसका महत्वपूर्ण है भैया बताइए? अनुशासनहीनता। ठीक है, क्योंकि देखिए पूछ रहे हैं कि प्रभावित करने वाले कारक शिक्षा से संबंध नहीं है, तो ठीक है, तो अनुशासनहीनता ही इससे संबंध नहीं है, बाकी इन सबका संबंध इससे है। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो इस स्थिति क्या कहलाती है? मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं? कौन सी स्थिति कहलाती है भाई? बिल्कुल सही बात है, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, स्वयं की बात चल रही है तो आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए ये कहा कि अभिप्रेरक से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? भैया ये बात किसने कही थी? कोहलर ने कही थी, स्किनर ने कही थी, थॉर्नडाइक ने कही थी या वुडवर्थ ने कही थी? तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर देखिए बात चली किसकी? अधिगम, मतलब अभिप्रेरणा अधिगम की बात चली, भी संबंध की बात चल रही है, तो किसने? स्किनर ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन व इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? ये बात किसने कही है भैया बताइए? बेरन ने कहा है, डंडेकर ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है या B.S. ब्लूम ने कहा है? ये बात किसने कही है? तो ये बात किसने कही है? डंडेकर जी ने कही है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि सृजनात्मक एक गुण है जिसके नवीन व इच्छुक वस्तु का निर्माण होता है। ये बात किसने कही थी? डंडेकर जी ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे? भैया ऐसे तो आप नहीं करेंगे, हम जानते हैं। उसे बहुत अधिक कार्य देंगे? भाई ये भी कोई सलूशन नहीं है। उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे वह दोबारा गुस्सा ना करे? ये भी नहीं करेंगे। कक्षा में शांत व खुशहाल वातावरण बनाए रखें ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक में निम्नलिखित में से क्या गुण निहित होना चाहिए? क्या होना चाहिए भैया बताइए? कि कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करें। ये कह रहे हैं कि एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण निहित होना चाहिए। नेक्स्ट रखा है कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना पैदा करना, अनुसूचित जाति के बच्चों को नीच जाति के समझना, अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव ना करना। तो मेन बात आ रही है, देखिए ये सभी पॉइंट
सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की इसमें बात करें तो आ जाएगा कौन सा, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्हीं सब में इंक्लूड होंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आंतरिक मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के बस के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षाओं में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण किया जाता है, या इनमें से सभी? तो बताइए भैया। बहुत से बच्चे टिक मार देते तो उपरोक्त सभी। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ जरूर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि विद्यालय में आधारित मूल्यांकन बच्चों के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। कभी भी ये नहीं देखना है कि सभी में, कभी लगता है आपको कि सभी दे रखा है तो जल्दी टिक मार देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से पढ़िएगा। पहले आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्व प्राप्त कर चुके होते हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो होते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती है। इसका कारण क्या हो सकता है? कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय में आने व जाने उनकी भिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मेन बात यहाँ पे क्या आ रही है कि परिपक्वता अवलोकन करते हुए मेन उम्र की बात चले तो यहाँ पे मेन हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, चिंतन कल्पना से अधिक चेतना है। तो चिंतन के लिए किसी कार्य का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पहली बात तो ये पूछी गई थी कि इसमें नेगेटिव सेंस की बात कहाँ हो रही है, तो नेगेटिव सेंस भी आपका इसी में बन के आ रहा है। एक बार दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तात्विकता का अभाव किस आयु तक होता है? बताइए भैया, 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक? तो किस वर्ष तक होता है? 7 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभ स्वरूप नहीं है? भैया प्रारंभिक रूप नहीं है, क्या नहीं है? रोना, आकलन, हाव भाव या बलबलाना? तो क्या नहीं है भाई बताइए। बच्चे के भाषा विकास का मतलब आकलन। ठीक है, प्रारंभिक रूप नहीं है ये इसका, आकलन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? भैया कैसे होते हैं? पूछें चयन प्रकार के। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय या निबंधात्मक? ठीक है, बताइए कौन सा हो सकता है? तो चयन प्रकार के सभी प्रश्न कैसे हो सकते हैं? वस्तु मतलब MCQ क्वेश्चन टाइप के होते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ऑप्शंस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है, तो शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है या मूर्ख है? तो बताइए भैया कैसा होगा? तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रयोग निम्नलिखित में से किस कक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारस्परिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा? तो बिल्कुल सही बात है, किसके अनुसार होता है ये? प्रगतिशील शिक्षा के पद्धति के अंतर्गत ये आता है। सृजनशील बालक का गुण नहीं है विचारों में स्वतंत्रता,
किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, नवीनता और जटिलता में अभिरुचि। तो बिल्कुल सही बात है, किसका होगा ये, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनिश्चित उपदेश का सिद्धांत। बताइए भैया किसका होगा ये। तो बिल्कुल सही बात है, अनिश्चित उपदेश का सिद्धांत। किसकी, बाल केंद्रित शिक्षा की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो बालक ग्रस्त हैं वह पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित करते हैं। किससे ग्रस्त हैं, जो पढ़ने में। देखिए पढ़ने के लिए बात जैसे हमने बताई है कि मान लीजिए कोई बालक पढ़ नहीं पा रहा है, लाला लाला कर रहा है, या मतलब कहते हैं ना, मतलब कोई वर्ड तो लाला लाला बोल लिया है, तो लाला मतलब टेक्स्ट लेसिया है, ऐसी याद रखना। ठीक है, लाला लाला बोल लिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करने हेतु संसार का अन्वेषण करने लगता है। तो कैसे करने लगता है, देखिए इसको। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संग्रहण अवस्था, मूल संग्रहण अवस्था या औपचारिक संग्रहण अवस्था। तो भैया किसके द्वारा करने लगता है, बताइए ये। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये करने लगता है संवेदी प्रेरक अवस्था के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षक के किस गुण पर आधारित है। दृश्य से आदर्श की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आसान से कठिन की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। किसकी ओर होता है भैया, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले आपको जो जानकारी होती है पहले वो पूछते हैं, फिर हम सपोज करिए आप 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप 6th क्लास की बातें उससे पूछते हैं, ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए और वो बताने में सक्षम हो, आपसे उसका अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।